स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने किया था पाठ 11 चावल की रोटियों को। हमने उस पाठ को समझा था। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ सहित। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे उसकी प्रश्नावली एवं अभ्यास कार्य। चैप्टर 11 चावल की रोटियां। इस चैप्टर को हमने पढ़ा था बच्चों पिछले वीडियो में। इस वीडियो में करेंगे हम लोग इसके प्रश्न एवं उत्तर। बच्चों, इस कहानी का पहला प्रश्न है, एक चावल कई कई रूप। कहने का अर्थ है कि चावल तो एक है लेकिन उसके कई रूप होते हैं, उसके कितने सारे फेसेस होते हैं, है ना बच्चों। तो फर्स्ट नंबर देखिए, इसको पढ़ना है। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? प्रांत कहने का अर्थात है कि हम जिस जगह पे रहते हैं, हम जिस स्टेट में रहते हैं, वहाँ पर चावल का यूज किस प्रकार होता है। घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि जिस प्रकार भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। कहने का अर्थ है कि अनाज वही उगते हैं परंतु उन अनाजों को अलग अलग तरीके से पकाया और खाया जाता है। तो बच्चों, इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? इसका उत्तर हम ये लिखेंगे कि हम जिस स्टेट में रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, उस रीजन में चावल को किस प्रकार हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका उत्तर हमें वही लिखना है। तो मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ बच्चों, तो मैंने इसका उत्तर ये लिखा है। देखिए बच्चों, उत्तर नंबर 1 है ना। उत्तर प्रदेश में चावल के चिल्ले, खीर, पुआ, फारा, दूध के पीठे इत्यादि बनाए जाते हैं, है ना बच्चों। ये सब चावल से बनते हैं। चावल के चिल्ले, चावल को घोलकर तवे पे उसका चिल्ला बनाते हैं। खीर बनाते हैं दूध में डालकर। पुआ बनाते हैं चावल को घोल के, उसमें गुड़ या चीनी शक्कर घोलकर उसको तेल में छोटे 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 फ्राई करते हैं। फारा बनता है बच्चों। फारा आटा को गर्म पानी में गूंथ लेते हैं आटे जैसा, और फिर उसके अंदर दाल भर के फिर उसको एक शेप दे देते हैं। ठीक है, शेप देने के बाद उसको हम पानी में बॉईल करते हैं। उसके बाद फारा बनकर तैयार हो जाता है। और दूध के पीठे इसी प्रकार, जिस प्रकार हम फारा के लिए आटे गूंथते हैं गर्म पानी में, वह बनाते हैं और उसके अंदर में मेवे, सब ड्राई फ्रूट जो होते हैं उसके अंदर डालते हैं, चीनी डालते हैं उसके साथ मिक्स करके, और उसको छोटे छोटे शेप बनाकर दूध में डालते हैं तो दूध के पीठे बन जाते हैं, है ना बच्चों। प्रश्न नंबर 2, अपनी तालिका को क्या करना है? जो हमने चावल से बनी तालिका बनाई है उसमें से एक खाने की चीज की बनाने की विधि पता करनी है ना, मतलब प्रिपरेशन कैसे होते हैं उसकी रेसिपी पूछनी है घर में, है। और उसके बाद ये पॉइंट्स दिए गए हैं। सामग्री मीन्स इंग्रेडिएंट्स, तैयारी, जो इंग्रेडिएंट्स जो डाली हैं उसके बनाने के पहले की तैयारी क्या क्या होनी चाहिए वो, एंड विधि जो उसकी रेसिपी है ना। तो इसका हम लोग चार्ट प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे, है ना बच्चों। तो मैंने खीर ली है तो उसकी सामग्री, तैयारी और विधि देखिए। उत्तर नंबर 2 में बच्चों देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है खीर। मैंने अपनी तालिका से खीर को लिया है। और खीर में क्या सामग्री लगती है? इसमें लगती है दूध, चावल, चीनी, मेवे और छोटी इलायची। मेवे मीन्स ड्राई फ्रूट्स, है ना बच्चों। और तैयारी क्या करना पड़ता है इसमें? दूध को उबालना है, मेवे को काट लें,
छोटी इलायची को कूट लें, सॉरी बच्चों यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कूट लें। चावल को पानी में भिगा दें। ओके, उसके बाद क्या करना है, विधि, इसकी विधि बनाने की देखिए। दूध को धीमी आंच पर रखें और भीगे चावल में से पानी को छानकर चावल को दूध में डाल लें। जो पहले हमने चावल यहाँ पानी में भिगोई थी ना, उसको, उस पानी को छानना है। उसके बाद दूध में चावल को डाल देना है। धीमी आंच पर दूध और चावल को पकने दें। कूटी हुई इलायची डाल दें और तब तक पकाएं जब तक चावल पक न जाए। चावल पकाने के बाद उसमें चीनी डाल दें और अच्छे से चला लें। जब चावल दूध आपस में मिश्रित हो जाएं तो स्वाद अनुसार चीनी डालें। चीनी घुल जाने के बाद कटे हुए मेवे डाल दें एवं ठंडा होने तक इंतजार करें। उसके बाद खाने के लिए परोसें, है ना बच्चों। तो तब तक इसको चलाना है जब तक कि चावल और दूध आपस में बिल्कुल पक ना जाए। और उसके बाद मेवे डालिए और भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो आपकी खीर तैयार हो जाती है ना। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई हैं। एक ही चीज के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताने हैं, जैसे कि चावल, धान, भात, मुरमुरा, चिवड़ा, है ना, और साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल, गेहूं, दलिया, आटा, मैदा, सूजी, है ना बच्चों। ये जो है ये चावल की श्रेणी है, ठीक है, और ये जो है दाल की श्रेणी है, और ये जो है गेहूं की श्रेणी है। तो इनको इनमें क्या क्या अंतर है। चावल के ये विभिन्न रूप है ना, ये जो दिया हुआ ये चावल के विभिन्न रूप है, ये दाल के विभिन्न रूप है, और ये गेहूं के विभिन्न रूप है। तो इनके रूपों में क्या क्या अंतर है इसको हमें बताना है। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों। चावल जो है बच्चों, जब धान पर से छिलका उतर जाता है ना, धान जो खेतों में उगता है, इसको किसान उगाते हैं, तो धान पर से जब छिलका उतर जाता है तो वह चावल हो जाता है। और धान कब होता है, जब चावल पर छिलका लगा होता है तो वह धान होता है, और यह सबसे प्रथम रूप होता है। धान, पहले धान होता है, फिर छिलके उतारते हैं तो वह चावल बनता है। अब देखिए बच्चों, चावल भात कब बनता है। चावल को पानी में डालकर पकाते हैं तो वह भात हो जाता है। मुरमुरा क्या होता है, चावल को विशेष प्रकार से उबालते हैं फिर भूनते हैं तो मुरमुरा बन जाता है। जो हम मुरमुरा खाते हैं ना बच्चों, वह चावल को पहले कुछ डिग्री सेल्सियस पे उसको उबालते हैं, फिर उसको उसको विशेष प्रकार से सुखाते हैं, फिर भूनते हैं तो मुरमुरा बन जाता है। चिवड़ा कब बनता है, धान को उबाल कर फिर से कूटते हैं तो चूड़ा बन जाता है। चूड़ा को बनाने की विधि होती है बच्चों को, पहले धान, हमारे गांव में हमारे पिताजी जो थे वह धान ले जाते थे, वहाँ पे चूड़ा की मील होती थी, धान ले जाते थे, वहाँ धान को उबालते थे, फिर उसे धान को निकाल कर उसके पानी को निकाल देते, फिर उस धान को भूनते थे। भूनने के बाद वो धान निकाल कर कूटते थे, कुटाई की मशीन होती थी। तो फिर उसके बाद उसका छिलका अलग हो जाता था और कूटा हुआ चिवड़ा अलग हो जाता, तो क्या होता, तो चिवड़ा बन जाता था, है ना। और नेक्स्ट क्या है, दाल। दाल की जो श्रेणी दी गई है बच्चों, दाल में छिलका सहित बिना दरे हुए दाल को साबुत दाल कहते हैं। जो जिसमें जिन दालों में छिलका लगा हुआ होता है, उसकी बाहरी परत जो होती है उसका छिलका लगा हुआ होता है और वह खड़ा होता है, खड़े दाल होते हैं, दरे हुए नहीं होते हैं, वह साबुत दाल कहलाते हैं। और धुली दाल जो है बिना छिलके वाले दाल होते हैं, उसका पूरा जो है छिलका उतार दिया जाता है, उसको कहते हैं धुली दाल। छिलका वाली दाल किसको कहते हैं, जिस दाल पर से छिलके नहीं उतारे गए हों उसे छिलका दाल कहते हैं, है ना। और आगे देखिए, गेहूं की जो श्रेणी बनाई गई है, गेहूं के कितने रूप होते हैं। गेहूं के रूप होते हैं 5, यहाँ दिए गए हैं।
किसको क्या कहते हैं, कब किस रूप में कौन आता है देखते हैं। गेहूं है, गेहूं की खेती के बाद उसके छिलके उतार कर जो प्राप्त होता है उसे गेहूं कहते हैं। गेहूं दलिया किसको कहते हैं, गेहूं को दरदरा पीसते हैं मोटा तो वह दलिया हो जाता है, यह मोटा अनाज होता है। आटा किसे कहते हैं, गेहूं को महीन पीसते हैं तो वह आटा हो जाता है। सूजी किसे कहते हैं, गेहूं को महीन दरदरा पीसते हैं, है ना, पीसते हैं, ओके, तो सूजी हो जाता है। तो यहाँ भी तो दरदरा पीसते हैं और यहाँ भी दरदरा पीसते हैं, लेकिन दलिया से थोड़ी महीन होती है सूजी, है ना, दलिया थोड़ा और मोटा होता है, सूजी उससे महीन होती है। मैदा, गेहूं के को आटे से भी महीन पीसते हैं तो वह मैदा हो जाता है। ये जो आटा है उससे भी महीन पीसते हैं इसको, है ना, किसको, मैदे को, तो वह क्या हो जाता है, मैदा हो जाता है। गेहूं में बच्चों, गेहूं के जो छिलके होते हैं ऊपर के स्किन होते हैं आटे में मौजूद होते हैं, लेकिन मैदे में वही स्किन नहीं होता है तो वह मैदा हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों के, में, ने, को, से, ये सारे जो है ये सहायक शब्द हैं, है ना, तो इसको यहाँ हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मजेदार किताब अनारकों के 8 दिन, है ना, अनारकों के 8 दिन एक मजेदार किताब है का एक अंश दिया गया है, मीन्स एक पाठ दिया गया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द लिखिए। किस प्रकार के सही शब्द, ये संबंधी शब्द की, ने, से, में, है ना, पर, ये सारे। तो ये देखिए पढ़िए, अनार को एक लड़की है, घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है सो उस पर हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है, कहीं मत जा, बारिश में भीगना मत अन्नो। और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है, प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं, प्यार से मतलब वो गुस्से में है, प्यार से कहते हैं। आज अनारको सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी, रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनारको ने याद किया और उसे लगा आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जम की बारिश हुई थी आज के सपने में और जम कर उसमें भीगी थी अनारको, खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भीगी थी। तो बच्चों आपको इसी प्रकार से इसे भर लेना है रिक्त स्थानों को, है ना। ये है बच्चों नेक्स्ट पेज, मंच और मंचन। मंच कहने का अर्थ यह स्टेज और स्टेज पर होने वाले नाटक, है ना, उससे रिलेटेड ये दिए हुए हैं आपको, ये येलो बॉक्स, उसमें आपको पढ़ना है और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है, दूर कहीं मुर्गा भाग देता है। ऊपर लिखी पंक्तियों में कोको के घर के एक कमरे का वर्णन किया गया है। दरअसल नाटक के लिए मंच सज्जा कैसी हो यह निर्देश उसके लिए है। तुम इस वर्णन को पढ़कर उस मंच का एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि बताया गया है। तो बच्चों आपको इसमें क्या करना है, ये सारे सीन को पढ़कर एक ड्राइंग बनानी है, तो इसे आपको स्वयं करना है। आगे बढ़ते हैं। नाटक की बात, नाटक जो नाटक हमने पढ़ी है उसकी बात को लेकर हमें नीचे कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उसे करना है। क्या दिया गया है, नाटक की बात। नाटक की बात का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों,
नाटक में हिस्सा लेने वाले पात्र कहते हैं जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र कौन है? नाटक में हिस्सा लेने वाले पात्रों को मुख्य पात्र कहते हैं, है ना, जिसकी रोल जो है इम्पोर्टेंट होती है, जो मेन रोल होता है, लीड रोल, उसको मुख्य पात्र कहते हैं, और जो साइड रोल में होते हैं उसे गौण पात्र कहते हैं। तो कौन कौन है बच्चों, आइए देखते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, उत्तर नंबर 1 नाटक की बात देखिए। मुख्य पात्र जो है वह कोको, मिनी, टिंसु है, और गौण पात्र उबातून और निनी है। क्योंकि जो मुख्य पात्र कोको वो पूरे रोल, उसी का पूरा रोल लीड रोल था। मिनी जो है वो भी पूरे नाटक में थी, और टिंसु भी। उबातून बीच में आते हैं, और निनी जो उसका दोस्त था वह आता है और फिर चला जाता है, इसलिए वह गौण पात्र है ना। प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, लिखा है पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। संवाद मीन्स डायलॉग्स। क्या तुम किसी परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? क्या तुम किसी सिचुएशन के लिए डायलॉग्स लिख सकते हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो, मीन्स ग्रुप में, है ना। टोली मीन्स ग्रुप्स। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस करो, है ना। दूसरे दल के खिलाड़ी से बहस करना है, तो मैंने बच्चों लिया है कबड्डी, ठीक है, और मैंने एक संवाद लिखा है, आप देखिए। उत्तर नंबर 2 संवाद कबड्डी में, है ना बच्चों। संवाद कबड्डी में क्या लिखा है मैंने? दल 1, मेरे दल का खिलाड़ी आउट नहीं है। दल 2 मीन्स 2, टीम 2, नहीं, तुम्हारे दल का खिलाड़ी आउट है। टीम 1 कहता है मैंने स्वयं देखा है, उसने रेखा को छू लिया था। टीम 2 फिर कहता है तुम्हारे दल का खिलाड़ी रेखा तो छू लिया, परंतु उसकी सांसें टूट गई। तो फिर टीम 1 वाले कहते हैं तुम लोग ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि इसने तुम्हारे सारे खिलाड़ियों को छू लिया है। सारे खिलाड़ियों को छू लेने का मतलब कि बच्चों सारे खिलाड़ियों को छूकर फिर वो अपने टीम में चला जाएगा, तो वो सारे आउट हो जाएंगे, इसलिए। तो टीम 2 वाले कहते हैं नहीं नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, सारे खिलाड़ियों को नहीं छुआ, बस एक को छुआ है। तो टीम 1 ने कहा तुम लोग ईमानदारी से खेलो, हारना जीतना तो किसी एक को ही है। तो टीम 2 ने कहा ठीक है, तुम लोग मेरे दल में से किसी 2 को निर्जीव कर दो, मीन्स किसी 2 को साइड कर दो, हटा दो वहां से। तो टीम 1 के लोग ठीक है, तुमने अपनी गलती मान ली, यही सही है, सभी खेल को बहुत ही ईमानदारी से खेलना चाहिए। तो बच्चों आप अपने से आपको जो समझ में आए आप वह भी लिख सकते हैं। मुझे यही समझ में आया तो मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। ओके। प्रश्न नंबर 3, क्या आपने कभी कोई चीज या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? तो हाँ बच्चों देखिए मैंने क्या किया था। उत्तर नंबर 3 है बच्चों, देखिए मेरा एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो आप उसको लिख सकते हैं। हाँ, एक बार मैंने झूठ बोला था जब मुझसे एक बहुत ही प्यारे कप की हैंडल टूट गई थी। यहाँ प होगा बच्चों, कप की हैंडल टूट गई थी और मैंने उसे फेविकोल से जोड़ दिया था और जैसे का तैसे रख दिया। बाद में जब माँ ने उसे इस्तेमाल करने के लिए बाहर निकाला तो उसकी हैंडल उनके हाथ में निकल गई। वह समझ गए कि यह किसी बच्चे का कार्य है। उन्होंने पूछा यह कार्य किसने किया है? तो हम सब ने मना कर दिया कि हमने नहीं किया। फिर जासूसों की जैसे माँ ने जांच पड़ताल शुरू की और मेरी चोरी पकड़ी गई, है ना बच्चों। तो अगर आपने भी कुछ ऐसा किया हो तो आप ज़रूर लिखें, है ना, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपने क्या किया था और कौन सा झूठ बोला था। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है ना। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, कहते हैं झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुमने कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ, है ना बच्चों। तो एक झूठ को बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो बिल्कुल हमें इस कहानी से यही पता चलता है कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ को
बोलना पड़ता है ना। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। उत्तर नंबर 4 है, हाँ, यह बात सही है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना बच्चों। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा, कोको ने अपनी चावल की रोटियां को बचाने के लिए अपने दोस्तों से झूठ कहा कि वह नाश्ता कर चुका है, नाश्ता करके मुंह धुल रहा था। रेडियो खराब है ना, कहा था ना उसने रेडियो खराब है और फूलों से एलर्जी है ना, कहा था ना उसने कि मेरी माँ को फूलों से एलर्जी है। तो अपनी चावल की रोटियों को वह किसी में बांटना नहीं चाहता था, इसकी वजह से उसने अपने चावल की रोटियों को छिपा दिया और सबको कह दिया कि मैंने नाश्ता कर लिया है। फिर उन चावल की रोटियों को जब अलग अलग पात्र उसके पास पहुंचने जा रहे थे, तभी वह कुछ न कुछ झूठ बोल देता था, है ना। तो उसने अपने चावल को रोटियां को बचाने के लिए उसने झूठ बोला था। तो इसी उत्तर के साथ बच्चों खत्म होता है हमारा यह प्रश्न उत्तर पाठ 11 चावल की रोटियों का सफर खत्म। और अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर, चैप्टर 12 पढ़ेंगे अगले वीडियो में, है ना। तो तब तक के लिए आप यह क्वेश्चन आंसर अपनी एक्सरसाइज कॉपी में कर लें और इसे अच्छे से पढ़ लें, और ये ड्राइंग भी आप बना लेना बच्चों, है ना। और उसके बाद करेंगे हम चैप्टर 12। तो तब तक के लिए बाय एंड गुड बाय, बाय बाय। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल हिंदी पाठशाला।